हो गया। देखो अपना टॉपिक चल रहा था फ्यूल, ईंधन पढ़ रहे थे अपने। अच्छा, ईंधन के टाइप बताए थे मैंने आपको। ईंधन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस ईंधन भी हो सकता है, द्रव ईंधन भी हो सकता है और गैस ईंधन भी हो सकता है। ठोस ईंधन में क्या पढ़ा हमने? कोयला, लकड़ी हमने पढ़ी नहीं क्योंकि पीट कोयला लकड़ी है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गोबर हमने पढ़ा नहीं क्योंकि वो आज पढ़ने वाले है, गोबर गैस इसके अंदर है ना। और द्रव ईंधन के अंदर पेट्रोलियम अपने पढ़ चुके हैं, यानी पिछले वाले लेक्चर में अपने ठोस और द्रव ईंधन को कंप्लीट कर लिया है ना। आज अपने पढ़ेंगे गैस ईंधन। इंपॉर्टेंट है ईंधन में, बढ़िया टॉपिक है ईंधन। टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी से ही। हेडिंग डालो गैस ईंधन। आज अपने शुरू करेंगे गैस ईंधन। गैस ईंधन की क्या बात है? खास कोई बात है क्या? ना ना ना। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा ईंधन है? सबसे कम कौन सा ईंधन प्रदूषण करता है? सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन देता है? इसीलिए इसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ ईंधन या आदर्श ईंधन। तो इसकी पहली खास बात, गैस फ्यूल की पहली खास बात क्या है? पहली खास बात इसकी वो है इसको कहेंगे अपने आदर्श ईंधन। किस ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं? और सबसे अच्छा ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा ईंधन है? अच्छा बोल दो, उत्तम बोल दो, सर्वोत्तम बोल दो, सर्वश्रेष्ठ ईंधन बोल दो, एक ही बात है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना। रसोई गैस, कुकिंग गैस, खाना पकाते हैं अपने से। दूसरी कौन सी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, CNG। तीसरी कौन है? जल गैस। चौथी कौन है? वायु गैस। पांचवी कौन है? कोल गैस। और कोल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कोयला, पढ़ाया था कल ही, कोल गैस। इसके अलावा बोल दो गोबर गैस। और इसके अलावा आप एक और पढ़ लो, हाइड्रोजन। पढ़ा चुका हूं आपको मैं, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। इनमें सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा गैसीय ईंधन कौन होता है? कोष्टक में लिख लेना, कोई भी गैसीय ईंधन आपसे एग्जाम में पूछ ले, अगर पूछे सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, तो आप नाम दोगे हाइड्रोजन। सबसे अच्छा गैसीय ईंधन वो यही है। कौन है? हाइड्रोजन। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले LPG पढ़ेंगे, फिर CNG पढ़ेंगे, फिर जल गैस पढ़ेंगे ना, फिर बायोगैस पढ़ेंगे। कहां गया रवि यार? पहले काम खराब हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? गैस ईंधन की खास बात क्या है? कौन सा ईंधन सबसे अच्छा ईंधन है? कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है? ठोस, द्रव, गैस। अरे गैस में भी कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है? गैस। अब गैस में भी सबसे अच्छा कौन है? ये टाइप है। एक नंबर शुरू करें LPG। चलो इसको रफ कर दो। इधर ध्यान दो, हेडिंग डालो LPG। एक नंबर पढ़ते हैं गैसीय ईंधन। सबसे पहला अपना, हाँ जी, नहीं करते बहुत ज्यादा। द्रव ईंधन के सबसे अच्छा ईंधन है ना गैसीय ईंधन, हाइड्रोजन है, पर वो लिक्विड फॉर्म में काम आता है।
इतना महंगा है कि थर्मल में अपने काम इसको लेकर के घरों में बिजली नहीं भेज सकते, इसको रॉकेट वगैरह में काम में लेते हैं। महंगा है। अपने यहां पे कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही, हाइड्रोजन से सोचो किस किस के घर में बिजली पहुंचा दोगे आप, संभव नहीं है। उसमें कैलोरी माना 550 किलो कैलोरी। तो इतना महंगा है कि रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, हवाई जहाज के अंदर भी इसको काम में लेते हैं यार। ज्यादा मात्रा में रॉकेट है ना, रॉकेट लॉन्च करेंगे, रॉकेट प्रोडक्शन वहां काम आएगा। बहुत महंगा है। अगर थर्मल के अंदर आप हाइड्रोजन से अगर ऊष्मा बांटने लग गए ना, तो मान लो कि भारत का दिवाला निकल जाएगा। पूरा इंडिया है ना, वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम अगर इकट्ठा करके भी सिर्फ सुरतगढ़ के एरिया को जहां पे बिजली सप्लाई हो रही है, हाइड्रोजन से पावर सप्लाई नहीं कर, कोयला ही नहीं है, हाइड्रोजन कहां से देंगे? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आप पूरा नाम तो इंग्लिश में बोलोगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहोगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह लो या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस कह लो। कहां पे काम आती है? अपने घरों के अंदर खाना पकाने में आता है। भारत गैस, इंडियन गैस के जो टैंक आते हैं 14 केजी के आसपास, 14-15 केजी के बीच रहता है, 14.400 500 ऐसे वेटेज लिखा होता है उस पर, है ना। तो ये एलपीजी के आ रहे हैं या फिर भारत गैस के आ रहे हैं या एचपी के आ रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इससे अपने क्या करते हैं? एलपीजी से खाना पकाते हैं ना, इसलिए इसको रसोई गैस कहते हैं। पेपर में आता है किस गैस को? रसोई गैस कहते हैं, इसको ही कहते हैं। इंग्लिश में बोलो तो कह लो कुकिंग गैस। इंग्लिश में आप नाम बोलो तो आप कह लो कुकिंग गैस। तो यहां लिखोगे आप पहली बात अन्य नाम, बस बहुत वो तो हार्ड है, हार्ड है, ये तो परमानेंट है। ये मैंने बोल दिया परमानेंट है, देख लिया मैंने, क्या चेंज कर, देख लिया मैंने। हम पिछवाड़ा देख के ननियाल बता देते हैं। अन्य नाम इसका है ना, वो आप बोलोगे कुकिंग गैस। खाना पकाने काम आती है तो क्या बोलोगे? कुकिंग गैस। नहीं बोलो तो आप कह लो रसोई गैस, रसोई गैस। अच्छा, गैस ईंधन के बारे में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने मर्जी आप एग्जाम देख लो। एक तो आएगा कि किस किस का मिश्रण है, एलपीजी किसका मिश्रण है, सीएनजी किसका मिश्रण है, गोबर गैस किसका मिश्रण है, जल गैस किसका मिश्रण है, वायु गैस किसका मिश्रण है, तेल गैस किसका मिश्रण है, कोल गैस किसका मिश्रण है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। या पूछेंगे उसका मुख्य घटक। देखो, अब आप अगर बोलो एलपीजी का मिश्रण, एलपीजी किस किस से मिलकर बनता है, आप वैसे अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है फिर मैं कोशिश करता हूं आपको याद करवाने की। एक तरीके से छोटी छोटी ट्रिक कुछ मैंने बनाई है, उस हिसाब से आपको याद होगा क्या, वैसे याद रखो। एलपीजी देखो क्या काम आती है, खाना पकाती है इससे। तो फिर आप बोलोगे एलपीजी रसोई में काम है। मान लो कोई महिला खाना पका रही थी, है ना, तो बाय द वे मान लो कोई लीकेज हो गया, रिसाव हो गया टैंक के अंदर, तो महिला ने जैसे टैंक रिसाव हुआ, महिला की बीपी बढ़ गई। ऐसे याद रखना, एलपीजी से बीपी बढ़ गई, एलपीजी से। ये लाइन आपको अगर याद रहेगी तो आपको मिश्रण भी याद रहेंगे। एलपीजी से बीपी बढ़ गई, बी से बनेगा ब्यूटेन, बी से क्या बनेगा, पी से क्या बनेगा, प्रोपेन। देखो ब्यूटेन प्रोपेन कौन है? दोनों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? ब्यूटेन प्रोपेन, लास्ट में आ रहा है एन, एन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब पहला +2 वाला फॉर्मूला है। ब्यूट मतलब कार्बन 4। अब आपसे पूछेंगे एलपीजी किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आप बोलोगे ब्यूटेन तथा, एक तो ब्यूटेन, एक बोलोगे प्रोपेन। पर ध्यान रहे इसके अंदर 1.5% एथेन भी होती है। डिपेंड करता है एग्जाम बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछे, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे पूछेंगे। तो ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का मिश्रण क्या होता है? एलपीजी। कई बार आइसोप्रोपेन भी नाम आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ब्यूट मतलब कार्बन 4,
अब अगर हिंदी में नाम नहीं है तो फॉर्मूले आएंगे। ब्यूट कार्बन 4 और यहां पे एन आ रहा है, एन में क्या है CnH2n+2, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक, 4 दुए 8 और 2 प्रोपेन C3, प्रोप कार्बन 3, 3 दुए 6 और 2 एथ कार्बन 2, 2 दुए 4 और 2। अब पेपर में आया एलपीजी किस किस का मिश्रण है। अब डिपेंड करता है आपको, अगर ऑप्शन ऐसे डाले एलपीजी किसका मिश्रण है, आपको दिया ब्यूटेन तथा पेंटेन, मेथेन तथा प्रोपेन, एथेन तथा ब्यूटेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। अब तो उत्तर है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। अगर दिए उसने ट्राइंगल के अंदर 3 दिए एक साथ, एलपीजी किसका मिश्रण है, ब्यूटेन प्रोपेन मेथेन, पहला ऑप्शन है ब्यूटेन प्रोपेन मेथेन, गलत। प्रोपेन मेथेन पेंटेन, गलत। प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन, 3 में आएगा तो ये सी है। बाकी रियल चांस है कि ये जोड़े, ये 2 ही आएंगे। एलपीजी किसका मिश्रण, तो आप बोलोगे ब्यूटेन तथा, अगर फॉर्मूले दे दिए, पहला ऑप्शन ये दिया, मान लो ये ना भी आया एक बार के लिए, ABCD 4 ऑप्शन डालेंगे तो आपको सूत्र भी पता होने चाहिए। कार्बन 4 तो बोलो ब्यूट, कार्बन 3 तो प्रोप, 2 गुने से अधिक तो ब्यूटेन प्रोपेन, ये सही है। जैसे इस प्रकार से दे दिया, निम्न में से एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है, और आपको फॉर्मूले दिए इस प्रकार से। ऐसे दे दिए। पहले आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, एलपीजी का, तो बीपी बढ़ गई, बीपी बढ़ गई तो ब्यूटेन, तो ब्यूट 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 सारे ब्यूट ही है, पर ब्यूटेन मतलब एल्केन, एल्केन आ रहा है तो कार्बन की संख्या है ना उससे 2 गुना होना चाहिए, और 2 गुने से 2 ज्यादा होना चाहिए। ये देखो 2 गुने से 2 अधिक, एक तो ये सही है, 2 गुने से 2 अधिक एक ये सही है। अब ये तो ब्यूटेन तो चलो बन गया, आगे प्रोपेन भी चेक करना है। प्रोप कार्बन 3, 2 गुने से 2 अधिक 8 होने चाहिए, इसमें 6 है, इसमें C3H8 है, C4H10 है, सॉरी ये C4H8 क्या बन रहा है, ब्यूटीन बन रहा है ना, C4H10। इसको एक को सही करते हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 3 नंबर, 1 नंबर सही हो गया। ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि अगर वो एल्केन पूछ रहा है ना, तो कार्बन की संख्या ब्यूट 2 गुने 8, 8 दुए 10, ये तो ब्यूटेन, 3 दुए 6 और 2 8, ये सही हो गया। ऐसे मतलब कुछ फॉर्मूले डाल देगा वो, मतलब हिंदी में नाम ना आए ना तो फॉर्मूले डालेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो अब रही बात, पहले तो फॉर्मूले देगा, नाम देगा, इसके अलावा ना दिया तो। अब एलपीजी 3 चीजों से मिलकर बनता है, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। बाकी और गहरे लेवल पे अगर आप जानो ना तो ब्यूटेन या प्रोपेन की जगह आइसोप्रोपेन होता है, ग्रुप होता है। वैसे आपके लिए प्रोपेन अच्छी बात है, पर आइसोप्रोपेन बोलते हैं। पर अगर आपसे पूछा मुख्य घटक कि एलपीजी में गैसें तो 3 है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन है, ये पूछे तो ध्यान रहे लगभग 80% से 85% के बीच एलपीजी के अंदर ब्यूटेन रहती है। तो पेपर में पूछेंगे एलपीजी का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन C4H10, ये रहेगी इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में, ये 2 ही पूछेंगे। अब खास बात क्या है, ये जो ब्यूटेन है ना मुख्य घटक एलपीजी का भी है, और सिगरेट लाइटर के अंदर भी यही होती है। एमटीएस का एग्जाम था ना एसएससी वाला, उसमें आया था सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, यही होती है। सिगरेट लाइटर आता है ना 500 रुपए का, उसको जलाते हो, जो क्रिमिंजी लाल ज्वाला निकलती है वो खाली ब्यूटेन है। तो आप समझ सकते हो ब्यूटेन कैसी है, एलपीजी कैसी है, दोनों में डिफरेंस लगा लो, लिख भी लेना। सिगरेट लाइटर में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, यही है। अब खास बात क्या है आपको पता है एलपीजी के बारे में, इतना उतार लिया। जो एलपीजी है ना उसके खास बात बता रहा हूं ना, तो इसका कोई कलर होता है,
यानी ये रंगहीन होती है, कलरलेस। एलपीजी रंगहीन होती है, कलर नहीं है इसका कोई, और इसके कोई स्मेल भी नहीं है, स्मेललेस है ये गंधहीन है। रुको जरा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, बताएंगे सब कुछ, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। रंगहीन है, गंधहीन है, और ना ही स्वाद है इसका कोई, स्वादहीन गैस है। एलपीजी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। तो रंग नहीं है तो बाय द वे अगर सिलेंडर में लीकेज हो गया तो हम देख नहीं सकते, बेरंग नहीं है, देखे कहां से। गंध नहीं है तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी, स्वाद नहीं है, चक्कर भी पता नहीं लगा सकते, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही चख सकते हैं। बाय द वे मान लो किचन के अंदर लीकेज हो गया, पाइप के अंदर हो गया, रेगुलेटर में हो गया, कोई समस्या आ गई, क्लिप लगी हुई है, उसका बोल्ट है वो फेल हो गया, अगर बाय द वे किचन के अंदर लीकेज हो रहा, रिसाव हो रहा है, तो गंध नहीं है तो हम इसको सूंघ नहीं, अपने गंध नहीं है सूंघ के नहीं बता सकते, रंग नहीं है देख भी नहीं सकते कि लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्वाद नहीं है तो चख के नहीं बता सकते। अगर गलती से लीकेज हो गया तो पूरे किचन के अंदर एलपीजी फैल जाएगी, तो जो महिला या पुरुष जो भी खाना बना रहा है, एलपीजी फैलेगी, पूरे किचन में आग लग जाएगी, ब्लास्ट खतरा हो जाएगा। तो एक काम करने के लिए कि इसकी वो रंग नहीं है, गंध नहीं है, तो फिर सिस्टम सोचा वैज्ञानिकों ने, खाना तो बना लेंगे पर कोई ऐसा सिस्टम मिलाएं कि गलती से कभी भी सिलेंडर में लीकेज हो गया तो कुछ ऐसा आइटम डालें कि लीकेज होते ही तुरंत पता चल जाए। वो अलग चीज है। वो क्या है? एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता, जो आपको स्मेल आती है ना एलपीजी की, अभी जैसे यहां सिलेंडर पड़ा है, आप उसको ऑन करोगे स्मेल आ रही है, जैसे गैस चूल्हा पड़ा है जलाओ मत, सीधा ऑन करके छोड़ो, स्मेल आ रही है ना, वो एलपीजी नहीं है, वो बाहर से कोई आइटम डाला जाता है। ये भी क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो बाहर से मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टोन या थायोल। तो जो बदबू आ रही है ना आपको किचन के अंदर, वो एलपीजी की नहीं है, इसकी बदबू होती नहीं है, ये दिखती भी नहीं है, इसका स्वाद भी नहीं है, वो बाहर से मिलाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? इसको रफ कर दूं? चलो अब लिखो एक क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर में, लिखते रहो साथ साथ, 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, इससे 4 बता देता हूं मैं, इसे बाहर आएगा भी नहीं। क्वेश्चन लिख लो, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या फिर लीकेज, रिसाव इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीकेज कहते हैं ना, सिलेंडर में लीकेज हो रहा है ना, लीक होगा तुरंत बोल दोगे यार बदबू आ रही है, गैस को संभालो। वो आप सोच रहे हो एलपीजी की आ रही है, एलपीजी की होती नहीं है, वो बाहर से एक आइटम डालते हैं थोड़ा सा टैंक के अंदर, फिर बंद कर देते हैं, सील लगा देते ऊपर से, फिर तुम लोग बोलते हो सील पैक का क्या सिलेंडर, हाँ बढ़िया वेट कर लो, अब ठीक है, वो अंदर मिलाया जाता है बाहर से। वो क्या होता है देखो, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए किस घटक का उपयोग करते हैं? वो घटक होता है CH3S। जैसे CH4 मैथेन कहते हो ना, CH3 मैथिल होता है प्रतिस्थापी, सल्फर लग गया पीछे, इसे आप नाम दोगे मिथाइल मरकप्टोन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पेपर में, मिथाइल मरकप्टोन, या इसे सामान्य नाम दिया जाता है थायोल। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे थायोल,
नहीं बोलो तो मिथाइल मरकप्टोन, फॉर्मूला आए तो CH3S। तो जो आपको एलपीजी टैंक में बदबू आती है या खुशबू आती है, जो भी आप समझो, वो ये होता है? नहीं, इथाइल अलग है, इथाइल ये होता है कार्बन 2 H। ऐसे आगे देखो, समझाता हूं अभी, चलो मिथाइल एथाइल क्या है इसे अभी समझाता हूं। तो जो आपको बदबू आ रही है ना, वो एलपीजी की नहीं है, किसकी है वो? अरे वो आती किसकी वजह से? इसकी वजह से आती है। ये क्या है? अरे बोलो, सल्फर। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? सल्फर। इसीलिए सल्फर को कहते हैं गंधक। तो गंध आती है प्याज में, वो आपको एक आती है ना स्मेल आती है, लहसुन में आती है, वो सल्फर की वजह से आती है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम है। ये गलत है, पोटेशियम नहीं, सल्फर होता है। इसीलिए सल्फर को कहा जाता है गंधक। सल्फर का अन्य नाम गंधक है। किस तत्व को गंधक कहते हैं? सल्फर कहते हैं। वैज्ञानिक नाम पूछे इसका तो सल्फर का साइंटिफिक नेम होता है ब्रिमस्टोन। चाहे आप कहो सल्फर, चाहे कहो गंधक, चाहे कहो ब्रिमस्टोन, यही सल्फर प्याज और लहसुन में गंध का कारण भी है। कितने नंबर पे आता है? क्या लिखा हुआ है? इथाइल। गलत है, बताता हूं मिथाइल इथाइल क्या है, सारे बनाता हूं। मेथेन से लेकर डेक तक बनते हैं। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, 10 बनते हैं। सारे बना देता हूं कैसे बनते हैं। गलत है, ठीक है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं किस तत्व को ब्रिमस्टोन कहते हैं? सल्फर को। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? सल्फर। और किस तत्व गंधक कहते हैं? सल्फर को। कितने नंबर पे आता है और सारणी में? 16। 10 पे नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस माचिस में रोगन होता है ना, तिल्ली। फास्फोरस जितना ज्यादा होगा तिल्ली उतनी अच्छी जलेगी। जितना ज्यादा हमारे अंदर फास्फोरस होगा उतने ही जल्दी हम निपट जाएंगे। समझ गए? नहीं समझे? आग लगाते हैं ना, फास्फोरस होगा तो जल्दी से निपट जाएंगे। नहीं तो अकेड़ा फेर लानू केक रहेगा मिट्टी तेल ढोलसी के खत्म हो पड़ेगी को नहीं तो फिर मिट्टी तेल उबाड़ा। सल्फर के वहां मतलब नहीं है, वहां मतलब किसका है? हमारे पास फास्फोरस का है। बता देता हूं कैसे बनते। देखो इसको ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा? CH3। इसको रफ करो एक बार, समझा तो कैसे बनते हैं। एल्केन श्रेणी याद है ना? मेथेन का फॉर्मूला क्या है? मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, ऐसे ऐसे करते 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 आप कहोगे C10H22। कार्बन की संख्या से 2 गुने अधिक होने चाहिए हाइड्रोजन। अभी ये क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे। अभी मैंने बोला मेथिल, है ना? इसमें से आप क्या करो, एक काम करो, एक हाइड्रोजन कम कर दो। सब में एक एक हाइड्रोजन कम कर दो। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, ऐसे आ रहा है। एक एक हाइड्रोजन कम है। अब ये प्रतिस्थापी बन गए। ये मेथेन है, ये मैथिल है या मिथाइल है, एथेन, एथिल या इथाइल, प्रोपेन, प्रोपिल या प्रोपाइल, मेथेन, मेथिल, एथेन, एथिल, प्रोपेन, प्रोपिल, ब्यूटेन, ब्यूटिल, पेंटेन, पेंटिल, हेक्सेन, हेक्सिल, हेप्टेन, हेप्टिल, ऑक्टेन, ऑक्टिल, नोनेल, नोनिल, डेकेन। अब इसमें क्या है? अब आप सोच रहे हो क्या समस्या है? थोड़ा सा इसको आप डिफाइन करके सोचो, रट्टा नहीं मारना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी देख लो कि आप कभी भूल भी जाओ भविष्य में। इसकी मैं संरचना बनाऊं, क्या कुछ यूं बनेगी। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 है ना? पूरे करते हैं। कार्बन 2 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। अच्छा ये क्या है? C2H5 है। कार्बन की शोधकता कितनी होनी चाहिए?
4, इसकी 4 पूरी है क्या? इसकी भी 4 पूरी है क्या? अब चलते हैं ग्रुप पे, ये बनाते हैं। इसको अगर मैं बनाऊं C2, हो गया C2, हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5, हो गया 5 पूरे। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? इसकी तो 4 पूरी है, इसकी ये खाली पड़ा है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन घट गया, ये ग्रुप बन गया, अब एथिल है। अब जैसे ही मैं इसके साथ जोड़ दूं, कोई भी क्लोरीन जोड़ दूं, तो ये क्लोरो एथिल होगा। मैं इसके साथ OH जोड़ दूं, ये शराब बन गई। जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन साथ बंद बना रहे, क्यों मानो आप होटल के अंदर जाते हो खाना खाने, ग्रेवी बनती है, ग्रेवी होटल वाले ग्रेवी एक साथ बनाएंगे, ऐसा समझो आड़ू तरीका, ग्रेवी बना लेंगे इकट्ठी। अब आपको अगर मटर पनीर चाहिए, उसी ग्रेवी में मटर पनीर डाल के आपको दे देंगे। आपको आलू मटर चाहिए, उसी ग्रेवी में आलू मटर डाल के, ग्रेवी एक ही रहेगी। जो आप मांगोगे सर हमें शाही पनीर आने दो, उस ग्रेवी में डाला, फ्राई किया, लो सर। आप बोलोगे पालक पनीर आने दो, वो डाल देगा। आलू मटर आने दो, वो डाल देगा। दाल चाहिए, उसी ग्रेवी में दाल डाल देगा, उबली हुई। ग्रेवी तो एक ही है, सब्जियां आगे अलग अलग बट रही है। ऐसे ग्रेवी यानी कार्बन तो एक ही है, ये फिक्स था। अब ये तो ग्रेवी थी, आगे जो बन रही है वो टाइप बन रहा है। अब इसको जोड़ के देखो, कार्बन कितने हुए देखो, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, OH लगता है तो पीछे ओल आता है, ये बन गया एथिल एल्कोहल, एथेनॉल कहते हैं, शराब बन गई है। इंग्लिश है, समझ गए ना? ऐसे ये बना लो CH3, इसको पीछे जोड़ो, ये CH3 में क्या है? ऐसा ही है, ये तो खाली पड़ा है। कार्बन की संयोजकता उच्चार करनी है, इसमें जोड़ो OH, आगे देसी लाल ढक्कन, नीलो ढक्कन, कास्ट स्प्रिट आ गया, वुड स्प्रिट, चिता, समझ गए ना? हाँ, जो भी समझ रहे हो। तो ये सारे ग्रुप है। अब मैं ये लगा दूं ना यहां पे हटा के, ये तो एक क्लोरो एथिल है। मैं ब्रोमीन लगाऊं ना, ये ब्रोमो एथिल है। आयोडीन लगाऊं तो आयोडो एथिल है। ये सारे बनते ग्रुप, ग्रुप बनते हैं ये, ठीक है? ये है मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल। तो एल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने बहुत बार बोला है, एल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता है। शराब ये एल्कोहल है। अगर ये परिशुद्ध हो तो ये ईंधन के रूप में भी काम करता है। बताया भी था, गाड़ी चल जाती है इससे। परिशुद्ध कौन सा होता है? गांव में जो निकालते हैं, समझ गए ना? पहले तोड़ गई हथकड़, वो ये नहीं इतनी जहरीली होगी कि जहर बन जाती है। गांव में निकालते हैं ना, बेचते, फिर पानी मिलाते हैं। एक खुद के घर के लिए अलग निकालेंगे, फिर उसमें अगर आप शर्करा डाल दो, लैक्टोज, दूध डाल के एक बार और उबाल दो, उबलने के बाद ठंडा करने के बाद 2 बार और उबाल दो ना, वो जहर बन जाता है। और वो अगर 1 या 2 पे की कोई आदमी लगा लेगा ना, या तो वो आउट हो जाएगा, या फिर किसी नहीं सेवन किया ज्यादा उसके अंदर हो गया तो लीवर के अंदर पॉइजन बना देता, मर भी जाता आदमी। जहर किस किस का मिश्रण है? आया हुआ क्वेश्चन है, बताया था मैंने आपको। जहर तो इंग्लिश, देसी और पिरिडिन तीनों साथ मिलाकर किसी को पिला दो, मर जाता है बंदा वो। तो ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो इनका मतलब शराब नहीं होता, एल्कोहलिक औषधि है। समझ गए कैसे बनते ग्रुप? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 नंबर, CNG। अरे ये आपके लेवल पे है नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें बता नहीं रहे हैं, आपके लेवल पे है नहीं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा बताता हूं, आप पूछने लगे। एक होता है चक्रीय, एक होता है चक्रीय। चक्रीय में हाइड्रोकार्बन 2 है, एक तो आता है संतृप्त, एक है असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन। दूसरे हो गए अचक्रीय, उसके अंदर आते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एलिफेटिक। एलिसाइक्लिक जिनका गंध नहीं आती, एलिफेटिक होते हैं उनका गंध आती है, बेंजीन बन जाता है, कार होती है ज्यादा मात्रा में। सॉरी, अगर धूप में लंबे समय तक कार बाहर खड़ी है, आप खोलोगे तो आपको भयंकर गर्मी लगेगी। एक आप अंदर जाओगे ना, जी घुटन सी महसूस होती है, वो बेंजीन होती है, वो गंध है। ज्यादा मात्रा में अगर उसके संपर्क में रहोगे कैंसर हो जाती है। तो इसीलिए जब भी धूप में आपकी गाड़ी खड़ी है, पार्किंग आपने की हुई है, आप अगर इंटर कर रहे हो 5 घंटे से धूप में खड़ी है, थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी को खोल के छोड़ दो। आपने से गेट खोला, छोड़ दो,
खुला, ताकि बेंजीन बाहर निकल जाए। तो हाइड्रोकार्बन क्या क्या टाइप होते हैं, पर आपके लेवल पे आते नहीं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, समझ रहे हो? हैं? पानी तो पी लेंगे। ऐसे मत कहना कि मन करे कौन भेजा होली पर अकड़ा पानी सो प्या देना। चलो पहली एलपीजी होगी, 2 नंबर हेडिंग डालो सीएनजी, थोड़ा सा दे दो बस, 2 नंबर हेडिंग डालो सीएनजी। सीएनजी इंग्लिश में क्या कहोगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब होता दबाना, कंप्रेस दबाना, तो दबाना होगा संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सिंपल सी बात है, कहां पर काम में आती है? आजकल चल रहे हैं वाहन, पेट्रोल से भी चल रहे हैं, डीजल से भी चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं, सीएनजी से भी चल रहे हैं, एलपीजी से चल रहे हैं। गांव में चल रहे हैं ना एलपीजी से, खतरा है, चलाना नहीं चाहिए, पर घरेलू के लिए ठीक है सिस्टम। एलपीजी से वाहन चला रहे हो, खतरा है, ये टैंक कभी फट सकता है। गांव में देखोगे ना आजकल मारुति कार आती नहीं पुरानी, लारू बाटी बाट के बढ़िया बाटी बना टूटी लवे, आगे बुफर लगाए सगे गाना सुनता था बढ़िया। अरे गालियो कार में ले गया 20-25-30 हजार के आज मारुति से आजकल, है ना, उसमें टैंक रखा लेंगे 350 किलोमीटर कट है भाई करने की बेरेडी। पर उन लोगों को ये नहीं पता, चलो भरते गांव में ठीक है, सिस्टम नहीं है। तो गांव में ना हमारे एक धारणा है, जो भी हम व्हीकल लाते हैं ना, चाहे हमारे ट्रैक्टर है, गाडू ही क्यों ना हुआ, गांव में हुआ कि छियाम ठामो बुजुर्गों का सिस्टम है, एक ट्रैक्टर सी ग्रेज बनाया हुआ है, ग्रेज का मां लगा हुआ बिन बेक, गाड़ी है तो ही बेक लगा हुआ, बढ़िया बात है, क्योंकि गर्मियों के अंदर वहां पे ठंडक मिलती है। पर अगर आपने उसको धूप में छोड़ रखा है, अगर आप एलपीजी से वाहन चला रहे हो, अगर वो टैंक गर्म हुआ और आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, अणुओं में टंकरों की संख्या अगर बढ़ गई ना, तो टंक में ब्लास्ट भी हो सकता है। जैसे स्कूटियां नहीं आती लाइट वाली, आग लगी फट गई, तो यही कारण है, वो टेम्परेचर उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। अब पापा की परियां आती है लगभग ज्यादातर, धूप में छोड़ देते हैं, गर्मी में वो कहीं खड़ी है, अब जल्दी से स्टार्ट किया, अचानक से आपने एक्सीलरेटर दबाया, सल्फ्यूरिक एसिड उबला हुआ था, आग लगी। तो ये काम इसी का सारा। तो वाहन किससे चलाने चाहिए? बाकी मेरा कहना का मतलब ये है कि आपको एलपीजी से वाहन नहीं चलानी चाहिए, जान पे खतरा है ये। सर्दियों में बढ़िया है, गर्मियों में तो यूज करना ही नहीं चाहिए। हाँ वो वही तो बात है ना कार्बन के अंदर। बताता हूं क्या, देखो एलपीजी का उपयोग क्या है, पहला पेपर में आपसे पूछेंगे वाहनों में पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन है। देखो पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में कौन सा ईंधन का वैकल्पिक स्रोत है? पेट्रोल से प्रदूषण बहुत हो रहा है, इसलिए सरकार ने वाहन चला दिए कौन से वाले, क्योंकि गैस ईंधन कम प्रदूषण करेगा, पेट्रोल तरफ ईंधन ज्यादा करेगा। तो वाहनों में ट्रैक्टर कौन सा ले? हाँ किलोवाट सुना होगा ना, 1 किलोवाट में हॉर्स पावर बोलते हो ना, हॉर्स पावर किसको कहते हैं? 746 हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? अरे 55 हॉर्स पावर है, 42 ट्रैक्टर है, मैं बोल रहा हूं 746 किलोवाट को प्रति घंटा क्या कहते हो आप? जूल के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नहीं समझे? ट्रैक्टर कौन सा सीएनजी क्यों नहीं चलता? ऐसे नहीं चलता। आप जिसको कहते हो ना 1 किलोवाट घंटा, इसमें फर्क है, ये जूल बनते हैं। 1 किलोवाट जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। तो 1 किलोवाट को मैं लिख दूं 1000 वाट, लिख दूं। 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं? थप्पड़ मारने नु घेंच रहे राह बड़ू गंडगी सी। मैंने बोला 1 घंटे में सेकंड, 1 मिनट के अंदर 60 से 3600, तो इसको लिखो 3600 सेकंड। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या वाट इंटू सेकंड का मतलब होता है जूल, जो कार्य का मात्रक भी है। अब उस 36 को मैं इधर ले आऊं, 3 जीरो ये पड़ी, 2 जीरो ये पड़ी, ये हो गया 10 की घात 5 जूल। इसको और डिफाइन करोगे 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल आते हैं।
इसको कहते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं इसको कहते हैं। कैसे है 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में सेकंड 3600 ये होते हैं। इतनी पावर है ना सीएनजी उत्पन्न नहीं कर सकते। ट्रैक्टर कौन सा है? थे सोच रहे हो 855 स्वराज लिए होंगे, सीएनजी पर चला लो कौन सा है? सेम टू सेम 1 HP किलोवाट HP एक ही चीज है। HP और 746 1 हॉर्स पावर 746 वाट को कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता वहां पे। ये क्वेश्चन भी है 1 किलोवाट में जूल की मात्रा क्या है? 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या था? 746 वाट। अब आप 55 हॉर्स पावर वो ट्रैक्टर है नहीं, गुणा कर लियो 740 में। वित्तीय ऊर्जा आवा कौन सीएनजी में? जना वो पेट्रोल की भूख मंड है 855 है, समझ गए नहीं? ऐसे है वो। इधर देखो, वाहनों में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे? पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा ईंधन का विकल्पी स्रोत है? सीएनजी। पेट्रोल से प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो सरकार ने सीएनजी से वाहन चला दिए। अब सीधी सी बात, सीएनजी से क्या चल रहे हैं? वाहन। क्या चल रहे हैं? वाहन। और वाहन किसको फॉलो करते हैं? करते हैं मैप को। आप कहीं जाते हो गाड़ी लेके मैप ही देखते हो, एड्रेस कहां है बोल देते हो, लोकेशन भेज दे, फिर चलते जाते हो। वाहन फॉलो करेंगे मैप को। मैप को फॉलो नहीं करते हो तो मूर्खता है। पर ये भी सही बात नहीं है, कई बार क्या है मैप काम नहीं करता है ना भाई। आप कोई कुछ इलाके में चले जाओ ना, टिब्बा क्षेत्र पार्टी सार्टी में कोई बुला ले, मेरा ब्याह है भाई आनो है, गाड़ी ले रुट जाए, वो मैप है वो टिब्बा हो जा ऑन रोड तो काम करेगा। जैसे लिंक रोड पकड़ी गांव के अंदर घूमे ना, फिर वो मैप में बता भाई ना जो लेफ्ट कर बाई सी करती रहे, आगे जाओ टिब्बू आ जाए, फिर सोचे गली कट गई तो पर होल्डट हो जाए कई बार। बाकी सिस्टम यही है। मैप एम से बनेगा मेथेन। याद करवाने का तरीका बता रहा हूं, इससे सिंपल आपको याद करवाने तरीका कोई नहीं बताएगा। एथेन पी से प्रोपेन, बिल्कुल सिंपल। पूछेंगे सीएनजी किसका मिश्रण है? आप सोचोगे सीएनजी से क्या चलते हैं? वाहन फॉलो करते हैं मैप को। एम से मेथेन, ए से एथेन, पी से प्रोपेन, तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन का मिश्रण कहलाता है सीएनजी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ा। ये नहीं आया तो मेथेन का फॉर्मूला आएगा। अब जरूर नहीं है कि हिंदी में नाम आएंगे। सीएनजी किसका मिश्रण है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, पेंटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे आएगा तो आप ऐसे कर दोगे। फॉर्मूले आएंगे तो ध्यान रखना, मेथेन तो पता ही है, एथेन C2H6 प्रोपेन, C3H8, फिर भी भूल जाओ तीनों के से लगातार है, ये रट्टा मार लो। पहले कौन आती है? मेथेन, फिर कौन आती है? एथेन, फिर कौन आती है? तीनों को मिक्स कर दो, सीएनजी बन गई। मेथेन हटाकर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जोड़ दो, एलपीजी बन जाएगी। समझ में आया? चलो इधर देखो, अब इसका मुख्य घटक सीएनजी का मुख्य घटक कौन होता है? पढ़ाया था मेथेन के अंदर प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, चावल, धान, पशुओं के मुंह से, कोयले खदानों से, कौन है? तो सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन ही होती है। अब आप सोचोगे सर वाहन तो सीएनजी से चल रहे हैं, गांव में तो हम वाहन चला लेते हैं एलपीजी से, है ना? फर्क क्या है? फिर एलपीजी चला लें, फिर सीएनजी क्या जरूरत है? गांव में चला रहे हैं, फर्क है। गवर्नमेंट ने सीएनजी वाले वाहन आप रोड पे चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोकेगा नहीं आपको। एलपीजी वाला आप हाईवे, ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं, आपका चालान काट के गाड़ी सीज कर देंगे, अलाउ नहीं है। एलपीजी से आप वाहन चला रहे हो, परमिशन नहीं है, क्यों नहीं है? और गैस ये उससे वाहन चल रहा है ना, ऐसे भी चल रहा है, ये तो अलाउ है, इसकी परमिशन है, उसकी नहीं है, क्यों नहीं है? कारण है? ज्वलनशील तो ये भी है, ज्वलनशील तो वो भी है। हाँ बोलो। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले कि वाहनों में द्रव ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का नहीं, या सीएनजी और एलपीजी में वाहनों का उपयोग दोनों में से किसका नहीं किया? कारण क्या है? कुछ आ गया एलपीजी सीएनजी का अंतर आ गया तो वाहन एलपीजी से भी चलेंगे, वाहन सीएनजी चलेंगे, फर्क है। क्या फर्क है?
एलपीजी है ना, सीएनजी से भारी होती है। नोटिस किया होगा आपने, आपके रूम के अंदर जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, आप एक मूर्खता करते हो। टंकी जो रोटी बना ला रहे, 5 बन गई, 2-3 रोटी रहेगी, या टंकी बुक गई, क्या मुंदो कर दे, 2 रोटी तो बनी जाएगी। हाँ, उल्टा करते हो ना, उल्टा करते हो, वो चल भी जाता है। चाय बन रही है, बीच में रह गई, उल्टा कर दो, चाय बन जाए, ऐसा नहीं है जिंदगी भर चलता रहेगा। 2-3 रोटियां पक भी जाएगी, पर आपने जो उल्टा किया है ना, आप कभी नोटिस करना, जब आपका टैंक खाली होगा ना, आप टैंक को उठाकर ऐसे हिलाना, आपको लगेगा गैस तो बदन ला रही, बढ़ता लेकर की है, वो गैस नहीं है। एलपीजी सीएनजी से भारी है, एलपीजी भारी है, ये हल्की है। अब भारी है, जैसे ही आपका सिलेंडर खत्म होने लगा, यानी मान लो आपके सिलेंडर के अंदर 14 किलोग्राम गैस है, टैंक के अंदर आधा हो गया, गैस बच गई 6 या 7 किलोग्राम। अब ये एलपीजी का टैंक था, इसमें 14 किलोग्राम मान लो गैस थी, तो अणुओं की संख्या ऐसे होगी। अब अणु पास पास है, तो टक्करों की संख्या भी ऐसे होगी। अब मान लो ये हो गया 6 किलोग्राम, तो अणुओं की संख्या भी कुछ ऐसे हो गई, अणु दूर दूर हो गए। अब टैंक आधे से और कम हुआ, 25% आ गया तक, तो अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ गई। अब अणु कुछ ऐसे बढ़े हैं, अब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी। अब अगर तापमान बढ़ा गलती से टैंक के अंदर, अब एक तो अणुओं में टक्करों की संख्या ये है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टक्करों की संख्या ये है, ऐसे जितनी ज्यादा दूरियां बढ़ेगी, उस दूरी पर जब अणु आएंगे, टक्करों की संख्या तो बढ़ेगी। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा और वो पड़े हुए अणु और अगर वाष्पीकृत हुए, टक्करों की संख्या इतनी बढ़ेगी, टैंक की दीवारों पर इतना प्रेशर पड़े, गर्मी कारण टैंक फट जाएगा। वो कहते हैं कि गर्मी में कार खड़ी थी, एलपीजी आग लग गई। तो एलपीजी सीएनजी से भारी होती है, इसीलिए इससे वाहन नहीं चलाने चाहिए। चला भी रहे हो तो ये आपको गर्मी के अंदर खड़ा नहीं करना चाहिए, वाहन को रिस्क है, फट सकता है। यही सेम काम होता है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है, लोग कहते हैं स्कूटी लानी नहीं चाहिए, आग लग रही है। लानी चाहिए, लाओ, पर इसका सिस्टम है, इसको ठंडक में रखना चाहिए। आप धूप में बाहर छोड़ रहे हो, टेम्परेचर 42 डिग्री है, तो बैटरी है, एसिड तो पड़ा पड़ा उबलेगा ही। स्टार्ट करोगे, अचानक से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ब्लास्ट तो होगा ही होगा, आग लगेगी, उसकी क्या गलती है। ये सारी चीजें होती है। तो लिख लो, नोट लगा के लाइन लिख लो, एलपीजी सीएनजी से भारी होती है, इसलिए वाहनों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। एलपीजी सीएनजी से भारी होती है, इसलिए वाहनों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वाहनों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। समझ गए? तो 4 क्वेश्चन अभी तक मेन है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। सीएनजी किसका मिश्रण है? मीथेन एथेन प्रोपेन। एलपीजी किसका मिश्रण है? एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। एलपीजी में स्मेल किसकी आती है? मिथाइल मरकप्टोन। ऐसे भी आ जाता है एलपीजी में, सिलेंडर में रिसाव या लीकेज का पता लगाने कौन सी अधातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। उत्तर होगा सल्फर। वो घटक किसका बन रहा है? सल्फर का। एलपीजी सीएनजी हो गई। 3 नंबर पढ़ते हैं, ये साथ ही पढ़ लेते हैं अपने, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। एक होती है जल गैस, एक होती है वायु गैस, दोनों साथ पढ़ा देता हूं। एक होती है जल गैस, एक होती है वायु गैस। जल गैस को आप कह सकते हो भाप अंगार गैस। इंग्लिश में बोलो तो सिंपल सी बात है, नाम लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, वाटर गैस बोल दो इंग्लिश में। वायु गैस को आप इंग्लिश में बोलोगे प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। वायु गैस बोल दो, प्रोड्यूसर गैस बोल दो। इधर देखो, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? 2 ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। सिंपल सी बात, आपसे पूछेंगे जल गैस किसका मिश्रण है, वायु गैस किसका मिश्रण है। समझ लो पहले,
एक में तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, एक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। ऐसे ऑप्शन आएंगे। वायु गैस किसका मिश्रण? CO का मतलब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन। एक में तो नाइट्रोजन होगा, एक में हाइड्रोजन। अक्सर दिक्कत इसमें होती है, आप भूल जाते हो कि सर हाइड्रोजन इसमें था कि उसमें था, इसमें लगाऊंगी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में है, भूल जाओ। तो सोचो, अगर मैं बोलूं जल गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें भी है। मैं बोलूं वायु गैस किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी है। फर्क इतना ही है, एक में होगी नाइट्रोजन, एक में होगी, अच्छा इधर देखो, जल के अंदर नाइट्रोजन होती है क्या हाइड्रोजन होती है? नाइट्रोजन तो नहीं होती ना, जल नाम आया, जल में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जोड़ दो। और वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? 78%, 78.07% नाइट्रोजन है, वहां नाइट्रोजन जोड़ दो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन का मिश्रण तो वायु गैस कहलाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। इतनी बात है। मुख्य घटक पूछे, दोनों का ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतना ही फर्क है। पूरी डेफिनेशन अगर आप समझो तो यूं समझो, 2 आयतन नाइट्रोजन, 1 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण वायु गैस कहलाता है। 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जल गैस कहलाता है। सिंपल है। दोनों का ही मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड है। लिख भी लो, लिखना चाहो तो। ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना, कहीं कोबाल्ट धातु मान लो, ये गैस है, जी लिख रहा हूं यहां पे। कोबाल्ट ये होता है मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। लिखा हुआ पहला वर्ड भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल हो तो वो धातु नहीं, गैस है, गैस। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, वो धातु है। धातु में आप सारी ऐसे लिखते हो, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, निकिल, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। कभी ऐसे लिखते हो क्या? लोहा, चांदी, AG चांदी, ऐसे लिखते हो क्या? पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लिखते हो। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल का मतलब वो मेटल है, पहला भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल, वो गैस है। तो ये कोबाल्ट मत मान लेना, ये गैस है। और गैस से सारी आप ऐसे लिखते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ऐसे लिखते हो। कभी ऐसे तो नहीं लिखते कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखते, ये कैपिटल लिखते हो। पहला भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल, तो लिखा हुआ फॉर्मूला गैस को डिनोट कर रहा है। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो लिखा हुआ फॉर्मूला मेटल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यह गैस, ये भी यहां जी लगा दो, ये तो गैस है ही है, ये भी गैस है। मुख्य घटक दोनों का कार्बन मोनोऑक्साइड है। मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी कार्बन मोनोऑक्साइड। उतार लिया, रफ कर दूं? तो जल गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। वायु गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? जल गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? वायु गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? 4 गैसें होगी, LPG, CNG, जल गैस और वायु गैस। और पढ़ते आगे, पांचवा पढ़ते अपने गोबर गैस। गोबर गैस मैंने आपको बताया भी था कैसे बनाते हैं। एक गड्ढा बना लेंगे, उसको पक्का कर लेंगे ईंटों से या पत्थर से चिनाई कर देंगे, उसके अंदर
गोबर को पानी में बाहर घोल लेंगे। बाहर जैसे एक ड्रम वगैरह है, कोई बड़ा सिस्टम है आपके पास, कोई बड़ा ड्रम है कुछ भी, उसमें पानी डाल के गोबर का घोल बनाते हैं, पहले से घोल लेते हैं, वो घोल को उस टैंक के अंदर बंद कर देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, तो उससे बनती है गोबर गैस। तो जिससे आप बना रहे हो ना घर के अंदर, गोबर गैस जिससे प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं बायो प्लांट। पेपर में क्वेश्चन आता है गोबर गैस को किससे प्राप्त किया जाता है? गोबर गैस को बायो संयंत्र से या बायो प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो मोटा मोटा सिस्टम में से बता दो, एक गड्ढा बना लेंगे, गोबर और पानी का घोल डाल देंगे, बंद कर देंगे, चारों तरफ से पक्का कर देंगे, नीचे से भूमि के ताप से पड़ा पड़ा ये जो मिश्रण है वो उबलेगा, इससे गैसें निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसी मीथेन का उपयोग घरों में कर लेंगे, इससे को बल्ब सीएफ वगैरह जला लेते हैं, ठीक है ना, वो बायो प्लांट कहलाता है। गांव में कई जगह पर लोगों ने लगा भी रखा है इसको। डायग्राम देख लेना, गूगल पे ऊपर सर्च करना बायो प्लांट क्या है, प्रैक्टिकल आ जाएगा, पूरा लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेंगे, गोबर गैस किन किन गैसों का मिश्रण है? गोबर गैस किन किन गैसों का मिश्रण है? एक तो होती है इसके अंदर मीथेन, एक होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैस निकलती इससे, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूले पूछे तो मीथेन तो ये हो ही गई CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है, सिखाया भी था पीछे मैंने आपको कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़े तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेट्रा आता है। ये कार्बन ऑक्साइड, ये डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, सूत्र है तो ऐसे बोलोगे। मुख्य घटक पूछे तो एल्केन श्रेणी में सबसे पहली गैस पढ़ाई थी मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, और गोबर गैस का मुख्य घटक भी कौन था? मीथेन ही था, पढ़ा चुका हूं। अब देखो इस आपने इसके अंदर जो बायो प्लांट था, इसके अंदर आपने गोबर, ओ दोहरा रो देश देश बिंगो है, वो गाना मेरे सारे याद है, सारा सुन ले भले यार। तो क्या बात है, मैं गाने सुनता नहीं हूं क्या? टीचर हो गया इसका लिए थोड़ी मैं सॉन्ग नहीं सुन सकता। इधर देखो, अब ये गोबर और पानी पड़ा है, अब बताओ ये गोबर और पानी पड़ा पड़ा उबलेगा तभी तो गैस बनेगी। अब जब ये उबला तो पानी के अंदर गैस तो भाप बन के उड़ गई, यानी पानी तो गया गैस के साथ भाप बन के, पीछे सूखा गोबर बच गया। तो बायो प्लांट से गोबर गैस प्राप्त जब कर लेंगे ना, पीछे सूखा कार्बनिक पदार्थ बच जाएगा, उस कार्बनिक पदार्थ को हम टैंक से बाहर निकालेंगे, वो खाद है, उसको डाल देंगे खेतों में। दो काम होंगे, एक तो बिजली बन रही है और एक गोबर और प्राप्त हो रहा है। जैसे केंचुए खाते हैं ना वर्मी कंपोस्ट, केंचुए का धन करना क्या है? वर्मी कल्चर कहते हो ना, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुए से खाद है, वो खाद खेतों में डालते हो, वो वहां पे काम आ रही है। इससे एक तो आप घरों पे गोबर गैस बना रहे हो, प्लस में सूखे गोबर को खेतों में डाल दो, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस है। एक काम करेगा यूरिया का, एक काम करेगा DAP का, ये जैविक खेती और कर लो, दो फायदे इसके। तो जो पीछे सूखा ये पानी उड़ गया ना भाप बन के, पानी कैसे उड़ा? ये गैस के रूप में पानी तो गया, अब सूखा गोबर बच गया, उसको कहते हैं सलरी। पेपर में क्वेश्चन आता है, बायो संयंत्र से गोबर गैस प्राप्त करने के पश्चात पीछे बचा सूखा कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? सलरी कहते हैं उसको। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बायो संयंत्र से, हिंदी में बायो संयंत्र, इंग्लिश में कहते हैं बायो प्लांट। बायो संयंत्र से गोबर गैस कौन चला रहा है? तो घंटे आगे साइलेंट ही कर ले, तो कर लो साइलेंट, बार बार नहीं कहना चाहिए, कर लो। चाणा हो गया तो अब तो में क्या हमको मारकन फोन को नहीं मारा, रिंगटोन कौन बचेगी? मेरे को मेट्रो लगवे। बायो संयंत्र से गोबर गैस प्राप्त करने के पश्चात, पढ़ लो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। बायो संयंत्र से गोबर गैस प्राप्त करने के पश्चात पीछे बचा सूखा कार्बनिक पदार्थ,
सूखा कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सल्लरी। सल्लरी कहलाता है। हिंदी में भी नाम इसका सल्लरी है, इंग्लिश में भी सल्लरी है, मतलब खाद बन जाती है। इस सल्लरी का उपयोग करेंगे खेतों में, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अब ये भी आपसे पूछे कि बायो संयंत्र की सल्लरी के मुख्य घटक क्या है, तो जैसे हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल हमें चाहिए ना, ऐसे पौधों को भी चाहिए। नाइट्रोजन चाहिए, सल्फर चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, पोटास चाहिए। इस सल्लरी के मुख्य घटक, सल्लरी के मुख्य घटक पूछे तो सल्लरी के मुख्य घटक होता है एक तो नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस हम डालते हैं ना खेतों में। ये खाद नहीं डालोगे तो आपको खेतों में नाइट्रोजन फास्फोरस देनी पड़ेगी। आप कहोगे हम तो नहीं देते, यूरिया डालते हो ना, तो वो नाइट्रोजन देता है। डीएपी डालते हो, डाई अमोनियम फास्फेट। आजकल आने लगी एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट। पहले आती थी डीएपी। एक ही चीज है सारी। जिंक अलग है, जिंक तो दस्ता है। जिंक अलग है, सल्फर अलग है, पोटास अलग है, जिंकेट अलग है। एनपीके अलग है, एनपीके अलग है, डीएपी अलग है, फास्फोरस अलग है, सल्फर अलग है, जिप्सम अलग है, पोटास अलग है। सब के अपने अपने घटक है। पौधों को 17 घटक चाहिए, हमें तो 6 से ही काम चल जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, बस। पौधों को चाहिए 17। इसमें से मेन ये है, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालेंगे, फास्फोरस के लिए हम डालते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। आजकल ये आना बंद हो गया, तो गवर्नमेंट आजकल ये दे रही है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या समस्या है। अमोनियम का एक अणु है तो मोनो अमोनियम फास्फेट कहेंगे, 2 अणु है तो डाई अमोनियम फास्फेट। हो सकता है कि आगे वाले जमाने में ये भी बंद हो जाए तो टीएपी आने लग जाए। जिप्सम चूना पढ़ाया तो था कैल्शियम धातु के अंदर, ध्यान दिया नहीं होगा, पढ़ाया था मैंने। तो एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। अब हो सकता है आगे आने वाले जमाने में जैसे जिस वजह से बंजरता बढ़ती जा रही है, टीएपी आ जाए, ट्राई अमोनियम फास्फेट। इसके आगे और पीएपी आ जाए तो पेंटा अमोनियम फास्फेट आ जाएगी। आगे की बात है, वो सारे ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये थी आपकी गोबर गैस। ठीक है, खत्म, बंद होता है तो हीट तो निकलेगी। गोबर बाहर भी पड़ा है तो गोबर के अंदर एनर्जी है, गोबर के अंदर कार्बन है, उसके अंदर जलवाष्प पड़ा पड़ा उबलता है। गोबर वाली खाद आप खेत में डालते उठाते हो, गर्मी नहीं लगती क्या? आजकल तो सिस्टम सीधा आ गया कि खाद वाला काम खत्म हो गया। पहला टोकरियो उन तो एक विंग अंदर यहाँ पल्ली है नहीं बांध के ऊपर यहाँ गोल गोल बना देता ही बठड़ जो, अरे वो कस्सी उगाड़ता वे सारा। और गर्मी के अंदर दोपहर में इस समय आप गोबर वाली खाद उठा के देख लेना, पहली बात तो अब पार नहीं पड़ेगी, चक्कर आ जाए, डिहाइड्रेशन हो जी, इतनी भयंकर गर्मी है। एल्कोहल बनाते हैं लोग, शराब बनाते हैं। अब तो इतना टेम्परेचर है गोबर के अंदर कि सुबह आप एल्कोहल छड़ाकर डाल दो ना, शाम को घड़ा बाहर निकालो दारू तैयार है। इतना टेम्परेचर है उसके अंदर, तो गर्मी तो है ही, उसके अंदर कार्बन है। यही तो बोल रहा हूं, कब से कह रहा हूं, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, कोल गैस। कोल गैस, बातें मत करो रे। ये एक ऐसी गैस है, जो भी ईंधन चल रहे हैं ना, चौथा, पांचवा, छठा जो भी है नाम ला लेना। ठीक है, पांचवा है कि छठा है? कोल कहते हैं कोयले को, इंग्लिश में कहते हैं कोल, COAL, कोल। हिंदी में कहते हैं कोयला। ये इसका मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक है। जैसे पुलिस वाले तंग आ जाते हैं तो कहते हैं ना कि लाठी चार्ज करते हैं या फिर आंसू गैस छोड़ते हैं। भीड़ है जो कंट्रोल नहीं होती है, अनियंत्रित होगी भीड़, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, लाठी चार्ज। फिर नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप गोले छोड़ते हैं, आंसू गैस छोड़ देते हैं। फिर लाठी चार्ज से भी पार ना पड़े तो आंसू गैस छोड़ते हैं। ऐसे कोल गैस का मिश्रण वायु के अंदर कोल गैस छोड़ जाए तो ब्लास्ट होता है, आंखों में खतरनाक जलन पैदा होती है। ये आंसू गैस से भी खतरनाक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, ये वायु के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सी गैस का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक होता है, ब्लास्ट करवाती है वायुमंडल के अंदर? इसी का होता है। तो सबसे खास बात, मेन क्वेश्चन है इसका, इस गैस का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक होता है।
धमाके करवाता है वायुमंडल के अंदर छोड़ने के बाद ही। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी गैस का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक होता है? यही है वो। इस गैस का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है। अब मान लो ये विस्फोटक है और कोई सूंघ ले तो गलती बात है, मतलब नाक में पटाखे बजेंगे फिर। तो मान लो किसी ने सूंघ लिया, याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी आप अपने लेवल पे जैसा आपका आयु के लेवल है वैसे आप याद रख सकते हो, पर मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं याद करने का। अगर आप भूल जाओ कभी तो मान लो ये विस्फोटक है तो खतरनाक है, सूंघ लेगा तो विस्फोट करेगा, नाक में पटाखे बजेंगे। तो मान लो किसी ने सूंघ ली और सूंघने के बाद वो यूं बोल रहा है, हाय मैंने कोलगेट सूंघ ली। मैंने जैसे याद किया वैसे मैं आपको बता देता हूं, हाय मैंने कोलगेट सूंघ ली। कोई दिक्कत होगी? अब सूंघ तो ली, हाय मैंने कोलगेट सूंघ ली, ऐसे याद रखना। हाय 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 से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। हाय से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। में से बनेगा मेथेन। को तो को सीओ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। सूत्र पूछे तो आपको बताइए, हाइड्रोजन तो सीधा हाइड्रोजन है ही, मेथेन तो CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऐसे कहोगे। तो हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोयला गैस या कोल गैस कहलाता है। इस गैस का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक होता है। इतनी बात ध्यान रखिए। ये थे आपके गैस। क्या टाइम हुआ है? 3:15 चलने दो। गैस ईंधन खत्म हो गए। ये था आपका दूसरा पार्ट। पहले पढ़ा कार्बन, फिर पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनती गैस से, तो हमने गैस ईंधन पढ़ लिया। ईंधन पढ़ लिया, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। कार्बन का सेकंड पार्ट खत्म। CNG, LPG। सीजन नहीं है इनका, कोई खोज करता नहीं। CNG खोजी नहीं गई है, बनाई गई है प्रयोगशाला में, करता रही मैं। ये खोजी वो चीज जाती है जो प्राकृतिक होती है, ये सिंथेटिक है। LPG कोई बनी बनाई थोड़ी मिली है हमें, बनाई है लैब के अंदर, सिंथेटिक है। CNG है वो भी सिंथेटिक है। अब ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेंगे पेपर में कि LPG को सबसे पहले किसने बनाया था, CNG, ऐसा है नहीं, इतिहास ही नहीं कोई खास ऐसा। इतना गहराई से आपसे नहीं पूछेंगे, मोटा मोटा मैटर आपके लिए बस। ऑयल गैस, ऑयल गैस वही है, भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो ये ऑयल के रूप में फैली थी, पड़ती। उतार लिया, रफ कर दूं इसको? उतार लो, उतार लो। देखो ईंधन आपका हो गया खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, अच्छा एक चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन पढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना, कार्बन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बन शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बो से हुई है। कार्बो, कार्बन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कार्बो से। और कार्बो का अर्थ होता है रंग में काला, ठीक है। ये इतिहास है, मिश्र वर्ड है, शुरुआत की बात कर रहा हूं। अभी अपने क्या करेंगे, कार्बन को थोड़ा बांटते हैं। अभी कार्बन के अंदर और पड़े ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुदरीन है ना, वो भी कार्बन के अंदर आएंगे, पर इनको बांट लेते हैं थोड़ा सा। तो अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो तो लिखो कार्बन के अपर रूप, अपर रूप। नाम तो आपने पढ़े होंगे, क्रिस्टलीय अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़े होंगे ना, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय।
एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप है क्रिस्टलीय। अब मतलब क्या, देखो मैं कहूं कि कोयला क्या है, आप कहोगे कार्बन है, लकड़ी कार्बन, गोबर, वनस्पतियां, जीव जंतु, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, सारे कार्बन ही कह रहे हैं। दो भागों में बांटते हैं इनको। कार्बन अपर रूप का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के पदार्थ के अलग अलग भाग। जैसे आप अपने माता पिता के, आपने पापा के 4 संतानें हो, 3 भाई हो 1 बहन है, आप 4 हो, 4 बच्चे हो अपने पापा के, तो आपके पापा के 4 अपर रूप है। आपके दादा के अगर 7 है, ठीक ही बताया होगा मैंने कम है क्या, 5 है, 5, हाँ कम बताइए क्या, ज्यादा कर देते हैं। 7 आपके पापा और भाई है, 4 आपके बुआ है, ठीक है, अब ठीक है, तो वो आपके दादा के अपर रूप है। आप 4-5 बहन भाई हो तो आप पापा के ऊपर हो। तो एक ही प्रकार के घटक के अलग अलग रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप। ऐसे क्रिस्टलीय, देखो कार्बन के वे अपर रूप जिनके क्रिस्टल, ज्यामिति, आकार, आयतन, घनत्व फिक्स है, बदलेगा नहीं, वो होंगे क्रिस्टलीय। और जिनका फिक्स नहीं है, जैसे कोयला है, फिक्स नहीं है, बड़ा अणु है, छोटा, हीरा है, फिक्स है, कार्बन के एक अणु के साथ 4 ही जुड़ेंगे। ग्रेफाइट है, फिक्स है, कार्बन के एक अणु के साथ 3 कार्बन के पक्के ही जुड़ेंगे, षटकोणीय बनेगी, 3 जुड़ेंगे, वहां पे 10 नहीं हो सकते। फुलरिन है, फिक्स स्थायी फुलरिन है, कार्बन के 60 अणु जुड़ेंगे तो ही फुलरिन बनेगी, नहीं बनेगी। कोयला छोटा भी हो सकता है, लकड़ी बड़ी भी हो सकती है, और बड़ा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। डीजल पेट्रोल फिक्स नहीं है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप बांटो तो वो 3 ही है। पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है, कौन सा एक अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो जिनके क्रिस्टल फिक्स है, किसके होते हैं, हीरे के फिक्स है, एक तो पढ़ेंगे अभी हीरा, डायमंड, एक ग्रेफाइट के फिक्स है, एक है फुलरिन, इनके फिक्स है, इनके क्रिस्टल ऐसे रहेंगे। हीरा क्या है, कार्बन के एक परमाणु है ना, वो अन्य क्या करेंगे, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके एक चतुष्फल की संरचना बनाएंगे। ऐसे हीरे की संरचना कैसी होती है, तो आप कहोगे चतुष्फल के, देखो चतुर्भुज बन रहा है, फिक्स है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लगाना चाहिए था मुझे, कार्बन फिक्स है, ऐसे रहेंगे। 4 से 3 होंगे क्या, ना। 5 होंगे क्या, ना, 4 रहेंगे, फिक्स क्रिस्टल है। ग्रेफाइट बनाओगे तो एक कार्बन से 3 जुड़ेंगे, 5 कर दूं ना, 3 कर दूं, 2 कर दूं ना, फिक्स रहेंगे। इसमें 60 होंगे, 60 से शुरू होगा, ये फिक्स है। तो इनमें क्रिस्टल है वो ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे। पेपर में आता है हीरे में एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु संयुक्त होता है, 4 से, ग्रेफाइट में 3 से। सबसे स्थायी फुलरिन कौन सा है, C60, C70, C90, C50, C60, फिक्स है। 60 से शुरू होगा, कहां तक चलेगा, 350 तक चलेगा। तो इनकी ज्यामिति, आकार, आयतन, घनत्व तो फिक्स है, इसलिए ये कहलाएंगे क्रिस्टलीय अपर रूप। अब देखो इनमें भी थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, हीरा और ग्रेफाइट तो नेचुरल है, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। ये बात अलग है कि मानव निर्मित हीरे भी आ रहे हैं आजकल, रेडीमेड डायमंड आ रहे हैं, है ना, कार्बोरेंडम है, कार्बोनेडो है, बोट है, ऐसे और आ रहे हैं। वो ये तो प्रकृति ने हमें दिए। फुलरिन है वो प्राकृतिक नहीं है, ये अब मानव ने बनाया। किसने बनाया था, 10th में पढ़ा होगा आपने, फुलरिन की संरचना किसकी, बक्की बोल के जैसी, बंक मिस्टर फुलर, एक वैज्ञानिक ने बनाया है, अमेरिकी वास्तुकार था, बंक मिस्टर फुलर उसने बनाया है। तो कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप मानव निर्मित है, ये हमने बनाया है, ये नेचुरल मिले थे। आजकल हम ये भी मानव निर्मित आ रहा है, नेचुरल डायमंड तो है ही है, मानव निर्मित हीरे भी आ रहे हैं, रेडीमेड डायमंड आ रहा है, बना बनाया हीरा आ रहा है, बना देते हैं। ग्रेफाइट आ रहा है, पेंसिल की तरह बना रहे हैं प्रयोगशाला में, पर मिले हमें ये नेचुरल थे। तो ध्यान रखना ये दोनों प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है, मानव निर्मित है ये। तो कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप मानव निर्मित है, फुलरिन है, इनके फिक्स है। अच्छा अक्रिस्टलीय में क्या बच गया,
जो कचरा बच गया सब है क्रिस्टलीय है। अब मतलब कोयला, कोई क्रिस्टल फिक्स है। लकड़ी कोई फिक्स संरचना होती है क्या? संरचना है कोई फिक्स? निश्चित है। ढंग से पोषण दिए नरमे की लकड़ी 8 फुट भी आ सके, अरे पानी ना ला दे तो गोचा सही आ जाए, कोई फिक्स नहीं है संरचना। तो कोयला इसी में आएगा। हाँ, गोचा जो तुम लोग ले लेते हो कई बार, समझ गए ना? भावनाएं आहत मत करो वरना मैं यूट्यूब भी बता दूंगा। कोयला बताऊंगा, ठीक है? कांटेक्ट नंबर है ना सबके पास है, नोट्स पे लिखे हुए ना, फोन कर लेना, बता दूंगा, जब मर्जी कर लेना, मैं ऑनलाइन ही रहता हूं। कोयला कौन करा वीडियो कॉल? क्यों ओद रह गए मेरे बिना? वीडियो कॉल तेरे साथ क्या मैं करूंगा बता, क्या फायदा मैंने? कोयला, इसके बाद में इधर देखो, जंतु चारकोल। जानते हो जंतु चारकोल क्या होता है? जंतु से जो हमें चारकोल प्राप्त होगा वो तो जंतु होगा, पादप से जो निकलेगा वो पादप होगा। जंतु को जलाया है ना तो जंतु चारकोल बनेगा। जंतु चारकोल के अंदर पादप चारकोल मतलब क्या है? काजल बन जाता है, काजल। पादप को जलाओगे तो बनेगा। संरचना फिक्स है क्या? ना, जितना जलाओगे उतना ही काजल मिलेगा। काजल चिमटी की आज क्या धोबोएगी उसके, कोई संरचना है क्या? ना, कोई फिक्स नहीं है। जंतु चारकोल हो गया, पादप चारकोल हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया? ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया। समझ गए ना कौन से होंगे? अक्रिस्टलीय अपर रूप वे होंगे जिनके ज्यामिति घनत्व आयतन निश्चित नहीं है, वो होंगे अक्रिस्टलीय। और जिनके फिक्स है, मतलब आप यूं समझ लो, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के अलावा कोई भी नाम आ जाए, सारे ही है क्रिस्टलीय। समझ गए? तो सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है और कौन सा अक्रिस्टलीय अपर रूप है? आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हो। अब अपने शुरू करते एक एक करके, क्रिस्टलीय पढ़ते हैं सारे। पहले हीरा पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फिर फुलरिन पढ़ेंगे। ये खत्म हो गए, वो तो उधर आ ही गए, पेट्रोल डीजल सब, कोयला भी हो गया। अच्छा, गैस भी इसके अंदर आ गया, एक और डाल लेना, गैस से पढ़ लिया हमने, ठोस द्रव गैस सारे इसी में है। ये खत्म करने के बाद चौथा टॉपिक शुरू करेंगे अपनी ओजोन लेयर, वायुमंडल का है। इसमें कुछ जीके का पार्ट भी आएगा, वो भी पढ़ा दूंगा साथ में, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है सारा। इसको रफ कर दूं? समझ में आया? क्रिस्टल है, क्रिस्टल भूल जाओ, सीधा याद रखना क्रिस्टल किसके फिक्स है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। जो बच गया वो सब है क्रिस्टलीय टोटल। जंतु चारकोल, पादप चारकोल, जो कचरा आ गया पीछे, ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है। अब एक नंबर शुरू करो, क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में शुरू करो हीरा। हीरा और ग्रेफाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फुलरिन पे इतना ध्यान मत देना। ध्यान मत देने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो ही नहीं, आप कह दो कि आपने कहा था पढ़ना नहीं, पढ़ना है, पर मेन हीरा और ग्रेफाइट ही है। फुलरिन से रेयर चांस है क्वेश्चन आने के, छोटा टॉपिक है फुलरिन, 2-3 लाइन है बस। क्या हो गया? अभी 10-15 मिनट और बैठो, चुपचाप पी लेना। होड़ी आ रही है, पानी तो पिया दूला। एक नंबर। हीरा, डायमंड। हीरा कैसा होता है? डायग्राम अगर आप देखना चाहो हीरे की कि सर हीरा दिखता कैसा है, हीरा कुछ ऐसा होता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु है ना, वो ऐसे अन्य, दूसरे मार्कर से कर देता हूं, ऐसे 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा इस टाइप से, और एक चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। ऐसे ये कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन आ गया, ये आ गया, ये फिक्स है हीरे में, ऐसे बनेगा। क्या एक चतुर्भुज बन रहा है? तो हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय, पंचकोणीय, षटकोणीय, चतुष्फलकीय। पहला ऑप्शन चतुष्फलकीय। परिभाषा क्या बनेगी हीरे की? डेफिनेशन बनेगी, हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अब हीरा क्या है? किससे मिलकर बना है? कार्बन से। कार्बन क्या है? धातु। क्या है धातु?
एक उदाहरण मेरो फिक्स हुआ है, मेरे जबान पे शब्द रहता है सारी रात, रोई मरो पड़ोसन। धातु कहां से है? कार्बन क्या है? शुरू से बोल रहा हूं, ए धातु, लकड़ी लकड़ी। तो जब कार्बन है धातु, तो हीरा धातु कहां से हो जाएगा? हीरा किससे मिलकर बना है? कार्बन क्या है? तो हीरा भी क्या है? ए धातु है। ठीक है, ये तो संरचना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। समझ गए कैसा होता है हीरा? ऐसा होता है। चलो पहले डायग्राम में कुछ लिख लेते हैं अपने। हीरे के अंदर कुछ नाम लिख लो, डायग्राम बना ही लो। 2-3 क्वेश्चन है इसके। क्रांतिक कोण, हीरे में क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। 24 डिग्री 4 मिनट, 24 डिग्री 4 मिनट ऐसे पढ़ते। होता क्या बताऊंगा आगे, ये ध्यान रख लो। कार्बन परमाणु की संख्या, एक कार्बन हीरे में जुड़ता है अन्य 4 से, अन्य 4 से जुड़ता है। और मैंने बताया था परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध बताया था, सहसंयोजक आबंध। पेपर में पूछेंगे हीरे में कौन सा बंध पाया जाता है? वांडरवाल बंध, हाइड्रोजन बंध, दुर्बल बंध, सहसंयोजक बंध। तो हीरे में देखो, सहसंयोजक, सह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। किसकी साझेदारी? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दे रहा है, तो दोनों की पार्टनरशिप हो रही है, साझा हो रहा है। और साझेदारी से बने बंध कौन से होंगे? सहसंयोजक होंगे। तो हीरे के कार्बन परमाणु में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। बस अब पढ़ते हैं अपने इसके बारे में। बना लो। हाँ जी, कौन? हीरा। शुद्ध जो हीरा होगा वो पारदर्शी होगा, 3032 कैरेट का होता है कोहिनूर। बाकी हीरा काला भी होता है। और हीरा जो होता है ना, उसका कोई रंग नहीं होता। हीरा किस रंग का होता है? हीरा होता है ना, वो कलरलेस होता है, पारदर्शी है। आप कहोगे हमें तो मस्त चमकता हुआ दिखता है, फिल्मों में टीवी में देखते हो। नहीं, हीरे के पास जब प्रकाश अगर आएगा नहीं, हीरा चमके हुए नहीं। हीरा होता है, वो होता है पारदर्शी। हीरे में क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री 4 मिनट। प्रकाश किरण इस हीरे के अंदर घुस तो जाएगी, पर बाहर जल्दी से नहीं निकलेगी, इंटर तो हो गई। अब ये किरणें 24 डिग्री के एंगल पर काटती रहेगी, फिर जब बाहर निकलेगी 7 रंगों में फैल जाएगी, तब हमें हीरा चमकता हुआ दिखता है। यह घटना होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिक्स टॉपिक कराया था पुराने वाले जो बैठे। एक सूचना याद आ गई मुझे, पुराने वाले जो बैठे हैं, तुम लोगों को सिलेबस करवा दिया होगा। 5 या 7 दिन का टाइम है तुम्हारे पास बस। इसके बाद तुम्हारी क्लास और पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चीजें मैं तुम लोग पढ़ा चुका हूं। जो बाद में है क्लास उनकी लगी खाली है, तो 7 दिन में तुम लोग कवर कर लो, उसके बाद मैटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। 5 या 7 दिन बाकी मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोग। जो नए आए हैं ना, उनका मैटर हुआ नहीं, इसलिए दोबारा फिर शुरू होगा। ये 5-7 दिन में कवर कर लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो। कम से कम जो पुराने बैठे मेरे हिसाब से तुम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हो मेरे से, तीसरी चौथी बार। जो पुराने बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये बैठा, एक ये बैठा, और वो बैठे हो, एक बैठा, ठीक है, वो भी पढ़ चुका है, ये पढ़ चुका है। कम से कम 15 स्टूडेंट होंगे इस क्लास में। बाकी तो छुट्टी पे जो नहीं आए हैं उनको भी मुझे साथ में मेंटेन करना है। तुम लोग पेपर चलेगा तुम्हारा, खाली पेपर ही लूंगा तुम लोग, ठीक है। तो मैटर तुम्हारे पास है, पहले करवाया हो मेरा? नहीं, तुम्हारी क्लास नहीं लगाऊंगा। तो 3-3 बार तो पढ़ा दिया। अब तुम लोग पास नोटबुक में है नहीं क्या? निकालो, है नहीं क्या करवाए? लिखे हुए है ना? तो फिर ये पढ़ो, फिर आराम से बैठ के सारा लाओगे। और खोटी इन्हें मैंने तक पढ़ नहीं है जगह के बता देने, तो इनको भी तो साथ में लेना है ना। चलो, लगाना चाहता है वो लगा सकता है, बाकी मेरे हिसाब से तुम लोगों का पेपर मैं लूंगा, तो इसलिए तुम लोग खाली तैयारी करो। हाँ, पेपर में याद नहीं होता वो तो सिंपल सी बात है, गधेड़ खाना तैयार होना पड़ सी। फिर हीरे की परिभाषा लिखो। हीरे में एक कार्बन परमाणु, हीरे की परिभाषा लिख लो। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से
अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक चतुष्फलकीय, है ना, 4 की टेट्रा स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। पहला क्वेश्चन, हीरे में एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से संयोजित होता है? पहला क्वेश्चन है, याद ही रहेगा डायग्राम से, इसे डेफिनेशन से याद रहेगा। 4, हीरे की संरचना कैसी होती है? अब देखो हीरे की खास खास बातें क्या है। हीरा पहली बात, कार्बन कार्बन की साझेदारी हो रही है क्या? एक कार्बन से 4 जुड़ रहे हैं, साझेदारी हो रही है। पहली बात, हीरे में सह संयोजक का बंध है, अभी बताया था। सह संयोजक आबंध पाया जाता है। दूसरी बात, हीरे में करंट नहीं आता, विद्युत का कुचालक क्यों नहीं आता? कारण बताऊंगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कैसे होता है? इधर देखो, हीरा किससे मिलकर बना है? कार्बन से। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बनाता है। 4 बनाते हैं, ऐसे बनाता है। क्या चारों बंध इसके पूरे है क्या? पूरे ही हैं। कार्बन को बंध 4 मिलने चाहिए, हीरे में 4 बंध है। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों के चारों बंध पूरे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे उस धातु के अंदर, उस घटक के अंदर करंट नहीं आएगा। तो हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। 4 बंध चाहिए, चारों इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहा जाता है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं है तो करंट आएगा कहां से? ना। ग्रेफाइट हम कहते हैं कि अ धातु में पढ़ाई थी, मैंने कहा था, तो मैंने यूं बताया था अ धातु में विद्युत की कुचालक होती है, धातु सुचालक। अ धातु की संख्या 22 बताई थी। कार्बन का यह स्वरूप ग्रेफाइट है, तो अ धातु होती विद्युत का सुचालक है ना। 22 अ धातु में किसी में करंट नहीं आता। एकमात्र ऐसी अ धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, आप कहते हो ग्रेफाइट। क्यों होती है? कारण क्या है? इसके अंदर चल रहा है, कारण क्या है? ग्रेफाइट ऐसा देखो, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक षटकोणीय संरचना बनाता है। हेक्सा स्ट्रक्चर होती है, षटकोणीय। ऐसे फिर जुड़ेगा, फिर बनाएगा षटकोणीय। अब आप सोच के देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 बंध मिलने चाहिए। कितने बंध मिल रहे इस कार्बन को? 1 2 3। ये कहां है? खाली है। इस कार्बन को फिर चल पड़ेगा आगे से, 1 2 3। ये कहां है? खाली है। तो ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट अ धातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है तो एक सुचालक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन का अपरूप होते हुए भी हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। नीचे लिखा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। किसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है तो कुचालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है एक एक तो सुचालक है। समझ में है कुचालक क्यों है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हीरा है विद्युत का कुचालक। अच्छा, उष्मा का? हाँ, उष्मा का सुचालक है। कितने पे? बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए हीरे को, हीरे को बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। विद्युत का तो क्या है? बेल्ट कंडक्टर है। जबकि मैं लिखूं उष्मा के बारे में,
तो सुचालक है। पेपर में पूछते हीरा ऊष्मा का होता है तो आप कहोगे सुचालक। विद्युत का पूछे तो कुचालक कहना। ध्यान रखना शब्दों पे। हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। कितनी की ऊष्मा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। कितनी की? लगभग चाहिए 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान चाहिए। इतने तापमान से पहले हीरा नहीं पिघलेगा। इसीलिए हीरे कहते हैं प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, ये धातु नहीं है, कौन है? ए धातु है। देखो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ किसको कहते हैं? एक लाइन लिखो, समझाता हूं क्यों कहते हैं इसको। इससे कठोर धरती पर कोई नहीं है, इससे कठोर है ही नहीं कोई। यह चट्टान तक को फाड़ देता है। एक लाइन लिखता हूं फिर समझाता हूं कि क्यों कहते हैं कठोर इसको। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ वो है हीरा। कितना कठोर है? इतना कठोर है कांच को काट देता है। ये बोर्ड नहीं है, ये कांच की स्लेब है। ये कांच की स्लेब है। ऐसे कांच की स्लेब है। मान लो नक्काशी कार के पास आप गए हो, देखा होगा। हाँ, चक्कू सो पेंसिल सी, ये कांच की स्लेब है। अब मन में आता, किसी के मन में करेगा कि मेरे को अपने घर के अंदर क्या है, बेडरूम है ना, वो अप साइड के अंदर मेरे को ऐसा कांच फिट करवाना है। ऐसा ही चाहिए मुझे, तो इसी शेप में चाहिए, ऐसा लगाना है। जचगी के पैसा होगा वो की करवा सके, वो कहेगा मैंने तो इससे लगाना है, तारों से बनाना कांच को लगाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि ग्राइंडर लेके काट देंगे, आ रही हूं बांट लेंगे ब्लेड। कांच अति द्रव होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, कटेगा नहीं। नक्काशीकार के पास एक पेंसिल होती है, नक्काशीकार होते हैं ना, उनके पास एक पेंसिल होगी, ऐसा आगे एक शेप बनी होती है, इस टाइप की निब होती है, इसके आगे डायमंड जड़ा होता है। आप हीरा ये लो, पेंसिल लो, इस कांच की स्लेब पे ऐसे करके दो बार दबाव देके ऐसे घुमा देना, 2 बार हीरे पे दबाव देके, फिर आप इस स्लेब को पकड़ना, टिक टिक करना, ये भाग निकल कर नीचे गिर जाएगा, कट जाएगा। इतना कठोर है, कांच को काट देता है। इसलिए पेपर में क्वेश्चन है, कांच काटने में कौन सा कार्बनिक पदार्थ काम आता है? इतना कठोर है, चट्टान को फाड़ देता है ये। जोधपुर, सोजत, नागौर, कुचामन सिटी, असरवा, मकराना एरिया ना, पत्थरों के मकान बनते हैं इधर। हमारे ईंटों के बनते हैं, वहां पत्थरों के बनते हैं। अब पत्थर है ना, कहां से आएंगे? चट्टान से। हमारे से ईंटें आती भट्टों से, पत्थर भी तो आएंगे। अब पत्थर ये तो है नहीं हथौड़ा लेके चट्टान पे बैठ जाएंगे, ऐसे काट लेंगे कि आप लिया 4 पत्थर, ऐसा है नहीं, ब्लास्ट करवाते हैं वहां पे। तो चट्टान को पहले देखते, उसमें बड़ी दरार देखते हैं कोई, उसको धोकर सेट कर देते हैं ऐसे कास्टिक सोडा डाल करके। फिर उसमें ग्रेनाइट से छेद बनाया जाता है डायमंड की निब से। फिर उसके अंदर छोटा परमाणु बम सेट किया जाता है, छोटा, उसकी वायर निकाल दूर चले जाते हैं। कोई ट्रॉली वगैरह खड़ी है, जैसे ट्रैक्टर ट्रोल लेके आए, फिर वहां जाके बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क होगा, ब्लास्ट होगा, चट्टान फट जाएगी। फिर वो पत्थर है, बड़े हो गए कोई, फिर उनको तोड़ लेते हैं छोटे रूप में, ऐसे बनते हैं। तो चट्टानों को फाड़ने में, चट्टानों को भेदने में, वहां भी डायमंड की निब काम आती है। इतना कठोर है। इसको तापमान मिल जाए अगर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीरा पिघल जाएगा। अब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछूं सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, ये क्वेश्चन है। अभी तो मैंने बोला नहीं कुछ, ऑप्शन दे रहा हूं, अभी तो ऑप्शन है आपके पास, है ना, वो दे रहा हूं मैं। निम्न में से सबसे कठोर, निम्न में से सबसे उच्च गलनांक किस घटक का है या किसका होता है? आपको दिया धातु, अधातु, नाम नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, उपधातु और मिश्र धातु। धातु में उच्चतम गलनांक किसका? टंगस्टन का है। कितना? 3500। इस भाई साहब कितना है? मतलब टंगस्टन से ज्यादा ही है, पर टंगस्टन एक परमाणु तार, वो धातु है। तो सबसे उच्चतम गलनांक पूछे तो अधातुओं का होता है, वो भी किसका? कार्बन का परमाणु हीरा। इससे ज्यादा गलनांक किसी का नहीं है। 3500 डिग्री पे आकर टंगस्टन भी हाथ खड़े कर देता है, पर ये भाई साहब कहां तक चलेंगे? तो सबसे उच्च गलनांक, इसलिए कहते हैं प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। कोई बात नहीं, अब जो चल गया उसको तो खत्म ही करेंगे, कल वापस इतना ही मत्था फिर मारना पड़ेगा। एक और लिख लो,
आभूषण बनाने वाले हीरे का रंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैंने लिखा है यहां पे, स्पेशल ध्यान रखना, हीरे का रंग नहीं बोला है मैंने। क्या बोला है? आभूषण। आभूषण बनाने वाले हीरे का कोई रंग नहीं होता, वो कलरलेस होगा, रंगहीन होता है। हमें तो दिखता है चमकता वो मस्त, क्यों दिखता है? प्रकाश आएगा, हीरे में घुस जाएगा, 24 डिग्री पे काटेगा, फिर बाहर निकलेगा, शानदार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, चमक उठ पड़ेगी। तो हीरे का चमकना कौन सी प्रकाशी घटना है? बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होगा, बाकी हीरा चमकता नहीं है। ठीक है, इतना लिख लो, बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कुछ और भी इसके बारे में बचा हुआ चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।